नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के जो षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है, उसके अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत जो व्याकरणात्मक प्रश्न हैं आज हम उनको हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें जानते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न हल करने से पूर्व हम यह जान लें कि हम प्रश्न को किस प्रकार से हल कर रहे हैं, क्या वह ठीक है अथवा नहीं है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम प्रश्न को ठीक से अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे और उसके पश्चात हम इसे हल करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुषवचनानाम निर्देशम कुरुत। अर्थात अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए धातु लकार पुरुष वचनानाम, धातु लकार पुरुष और वचनों का निर्देश करो, ऐसा हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर एक पद दिया हुआ है और उस पद के आधार पर हमें उस पद में से धातु लकार पुरुष और वचन का निर्देश यहाँ पर करना है। हमारे पास एक प्रथम पंक्ति दी हुई है, उसमें पद दिए हुए हैं, उन पदों के हमें धातु लिखने हैं, उसके बाद लकार लिखने हैं, पुरुष लिखने हैं और वचन लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ठीक से अगर हम समझें तो हमने पाठ के अध्ययन के दौरान भी इस प्रकार के जो प्रश्न थे, जो पद थे, उनको हमने हल किया था। तो विद्यार्थियों, किसी भी जो धातु है उस धातु के अंदर लकार होता है, पुरुष होता है और वचन होता है। तो विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि पद किसे कहेंगे। तो पद के लिए विद्यार्थियों परिभाषा दी हुई है, सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत पद है। अब विद्यार्थियों, सुबंत किसे कहेंगे और तिंगंत किसे कहेंगे। तो सुबंत के लिए विद्यार्थियों हम सीधे तौर पर यह समझे कि जो शब्द रूप है वह है सुबंत और जो धातु रूप है वह है तिंगंत। तो हमारे पास में जो दिए हुए हैं धातु रूप वह क्या है, वह पद है। अब उस पद में से हमें विद्यार्थियों धातु निकालना है, लकार निकालना है, पुरुष निकालना है और वचन निकालना है। अब धातु किसे कहेंगे विद्यार्थियों, हिंदी में सामान्य तौर पर हम क्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द में कार्य का होना एवं करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। और उसी क्रिया को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं विद्यार्थियों, धातु। जाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, यह सब क्रिया है और इसे ही संस्कृत में धातु के रूप में ग्रहण करते हैं। गच्छति, पठति, लिखति, वदति, पिबती, ये सब क्या है विद्यार्थियों, ये सब है धातु, जिन्हें सामान्य तौर पर हम गम धातु, पठ धातु, वद धातु इत्यादि नामों से हम इसे उच्चारित करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या क्या पद हैं, जानाति, अलभत, विद्यते, आरेभे, करिष्यामि, आशीत, प्राप्स्यामि, प्रारभत और गायन्ति। इस प्रकार से हमारे पास पद हैं, इन पदों को हमें हल करना है। चलिए विद्यार्थियों, आरंभ से शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला पद क्या है, जानाति। जानाति के अंदर विद्यार्थियों यहाँ पर ज्ञा धातु है और ज्ञा धातु किस लकार में है, लट लकार में। लट लकार होता है विद्यार्थियों वर्तमान काल के अर्थ में। अब लकार के तौर पर हम समझें तो संस्कृत के अंदर 10 लकार होते हैं और वह अलग अलग अर्थों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ज्ञा धातु है और लट लकार है, जिसका तात्पर्य यह है कि लट लकार वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके बाद विद्यार्थियों पुरुष की बात आती है, तो पुरुष है, तो पुरुष हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के तौर पर वचन होते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास में क्या है, प्रथमः पुरुषः है। अब प्रथम पुरुष के अंदर क्या यह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर यह है एक वचनम। अब हम जो हमारे पास में पद था उस पद को हमने सम्यक तौर पर हल कर दिया है। देखिए जानाति हमारे पास में पद था, उसके अंदर धातु क्या है, ज्ञा धातु है। लकार कौन सा है, उसके अंदर लट लकार है। पुरुष कौन सा है, इसके अंदर प्रथमः पुरुष है। और वचन कौन सा है, इसमें एक वचनम। इस प्रकार से हमें जो बाकी के पद हैं उन्हें हल करने हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में अगला पद है अलभत। अलभत के अंदर धातु कौन सी है,
यहां पर विद्यार्थियों लभ धातु है। लभ धातु के साथ साथ में अब हमें अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास में अगला प्रश्न है कि इसके अंदर लकार कौन सा होगा। तो लकार होगा विद्यार्थियों यहां पर लंग लकार। लंग लकार से तात्पर्य क्या है, भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने वाला जो लकार है वह क्या है, लंग लकार। अब लंग लकार के आने के पश्चात उसके अंदर वही ढूंढना है हमें। यहां पर पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। और पुरुष मिलने के बाद में हमें वहां पर वचन ढूंढना है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। देखते हैं हम यहां पर, हमारे पास में यहां पर प्रथमः पुरुषः है। अब प्रथम पुरुष के अंदर क्या है, एक वचनम, एक वचन है। अब विद्यार्थियों लंग लकार के अंदर हमने जो पाठ पढ़ा था उस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां पर भी आरंभ में हमें ए दिखाई दे तो हम उसे सामान्य तौर पर जान सकते हैं कि यहां पर लंग लकार हो सकता है। यह एक सामान्य तौर पर हम जान सकते हैं। अगला पद हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, विद्यते। विद्यते के अंदर विद्यार्थियों विद्य धातु है और यहां पर लकार कौन सा है, यहां पर लट लकार है वर्तमान के अर्थ में। पुरुष कौन सा है, प्रथमः पुरुषः। और वचन कौन सा है, यहां पर एक वचन है। अब विद्यार्थियों हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारे पास में आरेभे। आरेभे के अंदर विद्यार्थियों यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। अब सामान्य तौर पर यहां पर समझने योग्य बात है कि किसी भी पद के आगे यदि अगर जो कुछ भी लगा हुआ है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और इसी पद के आगे यदि अगर जो कुछ लगा हुआ होगा तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो अब हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, यहां पर उपसर्ग है और संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम प्रादि भी कहते हैं। अब यहां पर है विद्यार्थियों लिट लकार। अब लिट लकार उस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है ऐसा भूतकाल जो हमारे दृष्टि से अलग है, अर्थात जिसको हमने नहीं देखा है, ऐसा भूतकाल वहां पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसके प्रथम पुरुष है और वचन कौन सा है, यहां पर एक वचनम। अगला है विद्यार्थियों करिष्यामि। अब पाठ के दौरान हमने देखा था कि जहां पर भी श बीच में आए तो उसे हम सामान्य तौर पर जान सकते हैं कि वहां पर लिट लकार हो सकता है। तो विद्यार्थियों यहां पर करिष्यामि में सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे धातु। तो धातु क्या है, यहां पर क्री धातु। उसके पश्चात लकार कौन सा है, यहां पर लकार है लिट लकार, जो कि किस अर्थ में होता है, भविष्यत अर्थ के अंदर होता है। लकार आने के पश्चात हमें क्या ढूंढना है, उसमें से पुरुष कौन सा है, फिर पुरुष के अंदर वचन कौन सा है। तो यहां पर प्रथमः पुरुष है और एक वचन है। अब विद्यार्थियों यहां पर जो प्रथमः पुरुष है क्या वह सही है, नहीं विद्यार्थियों यह सही नहीं है, क्योंकि करिष्यामि किसके अंदर आता है, उत्तमः पुरुष के अंदर। यहां पर हम इसे सही कर लेते हैं, उत्तमः पुरुषः, क्योंकि हमने देखा था कि पाठ के अंदर जहां पर भी अहम आता है उसके साथ कौन सा आता है, उत्तम पुरुष और एक वचन। तो यहां पर प्रथम के स्थान पर क्या आया विद्यार्थियों, उत्तमः पुरुषः और एक वचन। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे चलते हैं अगले पद की ओर। आसीत। आसीत के अंदर धातु कौन सी है, अस धातु है। यहां पर लंग लकार है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि लंग लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और सामान्य तौर पर उसमें क्या आता है, ए आगे की तरफ आता है, ए या आ। इसका प्रथम पुरुष है, प्रथमः पुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचनम। तो आसीत क्या है विद्यार्थियों, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम। प्राप्स्यामि। प्राप्स्यामि के अंदर विद्यार्थियों प्र है, उपसर्ग और आप धातु है। क्या है, लिट लकार, श आ गया है, लिट लकार। लिट लकार किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, भविष्यत के अर्थ में। यहां पर पुरुष कौन सा है, यहां पर लिखा हुआ है प्रथम है। क्या यह प्रथम सही है, नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि करिष्यामि में क्या आया है विद्यार्थियों, करिष्यामि में उत्तम पुरुष आया है। तो यहां पर भी क्या आएगा विद्यार्थियों, उत्तमः पुरुषः। पुरुष कितने हैं, पुरुष 3 पढ़े हैं हमने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों यह उत्तम पुरुष का क्या है, एक वचनम। उसी प्रकार से प्रारभत। प्रारभत में प्र उपसर्ग है, रभ धातु है और लंग लकार। लंग लकार के बाद प्रथमा पुरुष है, और यहां पर विद्यार्थियों क्या है, आगे वचन कौन सा है, यहां पर वचन है एक वचनम। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए गायंती। गायंती के अंदर क्या है विद्यार्थियों, गई धातु है। गई धातु के बाद में लट लकार है, और लट के बाद पुरुष ढूंढेंगे तो पुरुष क्या है इसमें, प्रथमः पुरुष है।
अब यहाँ पर वचन का परिवर्तन है, तो वचन कौन सा है इसके अंदर? वचन है बहुवचनम। अब हमारे पास में जो पद है गायंती, गायंती के अंदर धातु कौन सा है? गई धातु। लकार कौन सा है? लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथमः पुरुषः। और वचन कौन सा है? बहुवचनम। रूप किस प्रकार से चलते हैं गायंती के? गायति, गायतः, गायंती, गायशी, गायथः, गायत, गायामि, गायाव, गायामः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्न को हल किया और यहाँ पर जो हमारे पास में पद दिए हुए हैं उन पदों को जानने और समझने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत। अधोलिखित शब्द की, अधोलिखित जो पद हैं उनके शब्द, विभक्ति और वचन का निर्देश करो, ऐसा हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न है। अब विद्यार्थियों, जो हमारे पास आरंभ में लिखा हुआ है वह क्या है? पद है। अब हमने पद की परिभाषा क्या पढ़ी थी? सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं। सुबंत के अंदर शब्द रूप आते हैं, तिंगंत के अंदर धातु रूप आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शब्द रूप है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पर विद्यार्थी लगा हुआ है शुभ प्रत्यय, जो कि 21 होते हैं। अब विद्यार्थी, हमारे पास में जो पद है उस पद के आधार पर हमें वहां पर शब्द, शब्द के बाद में विभक्ति, विभक्ति के बाद के अंदर हमें वचन ढूंढना है। शब्द वह होता है विद्यार्थी जो मूल रूप से होता है और फिर उसके साथ में शुबंत आदि प्रत्यय लगकर उसे पद बनाते हैं। देखिए, साधारण तौर पर हम देखते हैं परंपराया हमारे पास में पद है। परंपराया तो पद है, लेकिन उसका मूल शब्द क्या है? तो उसका मूल शब्द है विद्यार्थियों परंपरा, जो कि आकारांत है। हमें साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह क्या है? आकारांत है। अब विद्यार्थियों, इसके अंदर जो मूल शब्द है उसके अंदर हमने इसका मूल शब्द के अंदर यदि अगर प्रत्यय लगाते हैं, शुबंत प्रत्यय, तो यह पद बनता है। अब पद बनने के बाद में विद्यार्थियों वहां पर विभक्ति चलती है और फिर उसका वचन चलता है। जैसे वहां पर क्या चल रहा था? पुरुष चल रहा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर क्या चलती है विद्यार्थी? यहाँ पर चलती है विभक्ति, और विभक्तियां होती है 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंत में होता है एक संबोधन। तो विद्यार्थियों, हमें जो हमारा पद दिया हुआ है उस पद में से सर्वप्रथम मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द निकालने के बाद में उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगी हुई है वह हमें ढूंढना है या जानना है। फिर उसके पश्चात जो विभक्ति दी हुई है उस विभक्ति के अंदर वह कौन सा वचन है या कौन से वचन का वह पद है, वह हमें अंत में जाकर वहां पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि कोई सी भी विभक्ति हो उसके अंदर कितने वचन आएंगे? 3 वचन आएंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति हमने ली तो उसके अंदर वचन कौन से आएंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। उस प्रकार से हमें यहाँ पर इंगित करना है और लिखना है। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास में पद क्या है? परंपरायाः। मूल शब्द क्या निकला यहाँ पर? परंपरा। तो विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति के अंदर यहाँ पर वचन कौन सा है? तो विद्यार्थी, यहाँ पर वचन है एक वचनम। इस प्रकार से हमारे सम्मुख एक उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को हमने समझा है। अब उस उदाहरण के आधार पर हमें जो शेष पद है वह करने हैं, उनको हल करना है। चलिए, हमारे पास में पद कौन से हैं विद्यार्थियों? यूनाम, आत्माहुत्या, बंधून, कर्तव्यात, श्रेष्ठी, कलायः, भारतवासिन, सेनया। इस प्रकार से हमारे पास में पद है और इन पदों को हमें शब्द, विभक्ति और वचन यहाँ पर इन शब्दों के हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने परंपरा को देखा। अब परंपरा के बाद आते हैं यूनाम पे। यूनाम के अंदर विद्यार्थियों मूल शब्द क्या है? युवन शब्द है। युवन क्या है? अब शब्द रूप पहचानने का यहाँ पर हमने क्या कहा था? यह आकारांत है, क्योंकि अंत में क्या है? आ है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसे यह है नकारांत है। तो युवन मूल शब्द है। अब इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है। जो यूनाम है उसके अंदर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति के अंदर कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति के अंदर यहाँ पर बहुवचन है। इस प्रकार से हमारा जो पूरा प्रश्न है वह हल होता है। यूनाम में युवन शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। आत्माहुत्या, आत्माहुत्या के अंदर मूल शब्द क्या है? आत्माहुति, इकारांत है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति के अंदर एक वचन है।
बंधून, बंधून में मूल पद क्या है? बंधु। उसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। और यह क्या है हमारे पास में पद? बंधून। बंधून के अंदर मूल शब्द बंधु, विभक्ति द्वितीय और वचन बहुवचन। कर्तव्यात, कर्तव्यात से मूल जो शब्द है क्या है? कर्तव्य है। उसके अंदर विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? एक वचनम। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी के अंदर मूल शब्द है विद्यार्थियों श्रेष्ठिन। अब यहां पर जो श्रेष्ठी है वह पंचमी और षष्ठी दोनों के अंदर बनता है। यहां पर यह क्या है? एक वचन का रूप है। कलायः, कलाया के अंदर मूल शब्द क्या है? कला, अकारांत, षष्ठी विभक्ति का है और एक वचन है। भारतवासिनः, भारतवासिन मूल शब्द है, वह प्रथमा और बहुवचन का रूप है। सेनया, सेनया के अंदर मूल शब्द क्या है? सेना। विभक्ति कौन सी है इसमें? तृतीय विभक्ति। और वचन कौन सा है इसमें? एक वचन। और पद क्या बना है हमारे पास में? सेनया। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हमने सारे जो हमारे पद थे उन पदों को हमने जाना है कि उसके अंदर मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द जानने के बाद उसमें विभक्ति कौन सी है और फिर उसके पश्चात वहां पर वचन कौन सा है, यह हमने यहाँ पर जाना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हमें क्या कहता है? निम्नलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्देशम कुरुत। निम्नलिखित जो लिखे गए हैं नीचे उनके अंदर प्रकृति और प्रत्यय का निर्देश हमें यहाँ पर करना है। प्रकृति और प्रत्यय। अब विद्यार्थियों आरंभ का जो प्रश्न था वहां पर हमने देखा था कि किसी भी पद के जो पूर्व में लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। और उसके पश्चात जो लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति और प्रत्यय को निर्देश करना है। तो प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है? उस धातु का वह हमें यहां पर लिखना है और उसके पश्चात वहां पर उसका प्रत्यय उसके आगे की ओर लिखना है। अब हमारे पास में प्रश्न आता है विद्यार्थियों प्रत्यय क्या है और कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों संस्कृत के अंदर प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है कृत प्रत्यय, फिर उसके बाद में है तद्धित प्रत्यय और उसके बाद है स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार से प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। अब विद्यार्थियों किसी भी धातु के साथ लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को कहते हैं हम कृत प्रत्यय, और किसी भी शब्द के साथ लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। और किसी पुल्लिंग को यदि अगर हमें स्त्रीलिंग में बनाना होता है तो वहां पर लगते हैं स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रत्यय वहां पर बताए गए हैं। अब विद्यार्थियों हमें यहाँ पर पद दिए हुए हैं, उन पदों में से जो उनकी प्रकृति है वह छांटना है और उसके पश्चात में जो उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है वह हमें आगे की ओर यहाँ पर लिखना है। चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम उदाहरण को समझते हैं, फिर आगे के जो पद हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अलंकृत्य, अलंकृत्य के अंदर विद्यार्थियों यहाँ पर अलम है और उसके बाद में क्री धातु है। मूल रूप से धातु कौन सी है? यहाँ पर क्री धातु है। वहां पर हम मूल शब्द पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? धातु है। और संस्कृत के अंदर जो धातु है वही क्या होती है? वही क्रिया होती है। तो यहाँ पर मूल रूप से धातु कौन सी है? क्री धातु है। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि इसके अंदर ल्यप प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों ल्यप के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कहीं पर भी त्वा प्रत्यय होता है उस त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। लेकिन कब आदेश होता है? जब किसी भी धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हुआ है और यहाँ पर अलम धन क्री धन ल्यप प्रत्यय है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं और फिर उसके पश्चात उन्हें हल करते हैं। प्राप्तुम, सीधा सीधा अगर हम सुने तो विद्यार्थियों हमें सुनने से या बोलने से या उच्चारित करने से भी पता चल जाता है कि वहां पर कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्राप्तुम, प्राप्तुम के अंदर कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय है। अब सीधे तौर पे हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय था? यहाँ पर था विद्यार्थियों तुमुन प्रत्यय, प्राप्तुम। उसी प्रकार से हम सारे शब्दों का अध्ययन करेंगे, सारे पदों का अध्ययन करेंगे और उन पदों को अध्ययन करने के पश्चात हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी हमारे पास में पद है, उसके बाद हमें प्रकृति लिखनी है और उसके बाद प्रत्यय वहां पर लिखना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में पद अलंकृत्य को हमने समझा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों प्राप्तुम। अब यहाँ पर विद्यार्थियों मूल रूप से आप धातु है, आप धातु से पूर्व प्रय लिखा हुआ है तो प्रय क्या होगा? यहाँ पर उपसर्ग होगा। और आप धातु के बाद क्या लिखा है? वह क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रय आप और उसके पश्चात क्या है? यहाँ पर
तुमुन प्रत्यय होगा इसके अंदर, और तुमुन प्रत्यय के अंदर विद्यार्थियों सिर्फ तुम शेष रहता है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं प्राप्तुम क्या बनेगा, प्राप्तुम। सीधा सीधा तौर पर हम उसे देखकर भी पहचान सकते हैं कि यहां पर कौन सा प्रत्यय है। और तुमुन प्रत्यय होता है के लिए अर्थ में। ग्रहितानि, ग्रहितानि के अंदर विद्यार्थियों गृह धातु है और उसके पश्चात वहां पर त प्रत्यय है। त प्रत्यय होने के साथ साथ यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि ग्रह जो धातु है उसके अंदर त प्रत्यय लगा हुआ है, और उस प्रत्यय के लगने के बाद में उसके रूप चले हुए हैं, और रूप चलकर वहां पर पद बना है हमारे पास में ग्रहितानि। इस प्रकार से यहाँ पर गृह धातु है और प्रत्यय कौन सा है, त प्रत्यय। त प्रत्यय विद्यार्थियों भाव और कर्म अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आकारितवान, आकारितवान में विद्यार्थियों आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और तवतु प्रत्यय है। इसे उच्चारण के तौर पर इक्तवतु भी कहते हैं। उसी प्रकार से एक जो क्त है उसे भी इक्त भी कहते हैं। बोलचाल की दृष्टि से कहीं पर भी अलग अलग इन्हें बोलते हैं, लेकिन मूल रूप से क्या बोलेंगे, इक्त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। विधाय, विधाय के अंदर वि उपसर्ग है और धा धातु है, और उपसर्ग की बात आ गई तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, त्वा के स्थान पर ल्यप। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है, ल्यप। जातः, यहां पर जन धातु है और त प्रत्यय है। कृतवान, कृतवान में क्री धातु है और तवतु प्रत्यय है। अधिरूढ़ है, अधि उपसर्ग है, रूह धातु है और त प्रत्यय है, और पद हमारे पास में क्या बना है, अधिरूढ़। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद थे उन पदों की हमने प्रकृति को अलग किया, फिर उसके पश्चात जो प्रत्यय है उनको अलग किया और समझने का प्रयास यहाँ पर किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है विद्यार्थियों अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम प्रदर्श्य समास नामोल्लेखम कुरुत। अधोलिखित जो पद हैं उनके समास विग्रह को देखकर हमें समास नामोल्लेखम कुरुत, समास का नाम लिखना है। हमारे पास में कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों के हमें समास विग्रह करना है, और समास विग्रह करके हमें उस समास का नाम यहाँ पर लिखना है। अब विद्यार्थियों समास के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व में समास किसे कहते हैं, तो कहा गया है कि समशनम समास है या संक्षिप्तीकरणम समास है। किसी भी बात को संक्षिप्त रूप से कहने के लिए वहां पर समास का प्रयोग किया जाता है। दो पद होते हैं, उन दो पदों को मिलाकर एक करना ही क्या है विद्यार्थियों, समास है। पदों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, एक दो के स्थान पर तीन भी हो सकते हैं। अब विद्यार्थियों जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो अंतिम पद होता है उसे क्या कहते हैं, वहां पर उत्तर पद कहते हैं। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं, उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग की परंपरा। अब यहां पर दो पद हैं विद्यार्थियों, उत्सर्ग से परंपराया, इसका विग्रह किया गया है। अब ये जो दो पद हैं उन दोनों पदों को यदि अगर हम एक साथ लिखते हैं उसे हम कहते हैं समास युक्त पद, और अलग अलग अगर लिखा गया है तो उसे कहते हैं विग्रह युक्त पद। यहां पर विभक्ति इनके साथ लगी हुई है, और जब इन्हें एक साथ करते हैं तो विभक्ति यहाँ से हट जाती है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्सर्ग से परंपराया दो पद दिए हुए हैं, या अगर यहाँ पर दो से ज्यादा पद होंगे तो भी जो पूर्व पद है उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद वाला पद है उसे हम कहेंगे उत्तर पद। इस प्रकार से इसे पूर्व पद और उत्तर पद के अंदर विभाजित किया जाता है। अब समास के अंदर या तो पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, या कहीं पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नामकरण अलग अलग किया गया है। हमारे पास में जो समास दिया हुआ है तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास के अंदर विद्यार्थियों उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो उत्तर पद अगर प्रधान होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास के अंदर यहाँ पर हम विभक्ति तत्पुरुष का अध्ययन कर रहे हैं, या जो यह पद दिया हुआ है इसके अंदर विभक्ति तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुषः। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों जो हमारे पास में पद हैं उनको लेते हैं और उन्हें अध्ययन कर समझने का प्रयास करते हैं। कुशल सेनानी, परिस्थिति वशाद, हस्तच्युतान, सुवर्ण पात्रेषु, जनक्षति, स्थापत्य कला, असावधानतया, अरण्य गुहा प्रदेशेषु। यह हमारे पास में पद हैं। इन पदों को हम जानते हैं और विग्रह करने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्गस्य परंपराया, यहाँ पर समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब विद्यार्थियों हमारे पास में क्या आता है, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, हम इसे लगा लेते हैं। पीछे भी इसी प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष है। चलिए विद्यार्थियों अगला पद हमारे पास में क्या है, कुशल सेनानी।
अब सेनानी कैसे हैं विद्यार्थियों? सेनानी क्या है? कुशल है। कुशल का अर्थ होता है निपुण। तो निपुण सेनानी, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की भावना देख रहे हैं हम कि सेनानी किस प्रकार के हैं? कुशल है अर्थात निपुण है। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों कर्मधारय समास होता है। जहां पर विशेषण और विशेष्य का प्रसंग होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। और इसका विग्रह क्या हुआ? कुशलः सेनानी। और समासयुक्त पद क्या है? कुशल सेनानी। उसी प्रकार से अगला पद क्या है? परिस्थिति वशाद। और इसका विग्रह क्या है? परिस्थिति वसाद। यहां पर कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष। हस्तच्युतान, हस्ताद च्युतान, पंचमी तत्पुरुष है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में मूल पद है, फिर हमने उसका विग्रह किया और फिर उसके पश्चात वहां पर समास का नाम लिखा है। अगला पद देखते हैं, सुवर्ण पात्रेषु। तो सुवर्णस्य पात्रेषु समास कौन होगा? षष्ठी तत्पुरुष। जनक्षतिः, जनानां क्षतिः, समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष है। अब विद्यार्थी मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? पात्रेषु, पात्रों में। तो स्वर्ण पात्रेषु, यहाँ पर स्वर्ण का कोई तात्पर्य नहीं है। जो प्रधानता किसकी बताई गई है? पात्र की बताई गई है। इस कारण यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। उसी प्रकार से जनानाम क्षति, क्षति यहाँ पर मूल है, जनानाम यहाँ पर गौण रूप से दिखाया गया है। तो जो उत्तर पद की प्रधानता है, क्षति की प्रधानता यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, स्थापत्य कला। स्थापत्यस्य कला समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुषः समासः। असावधानतया, अ लगा हुआ है तो इसका विग्रह क्या होगा? न सावधानतया। यहां पर नए तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्यस्य गुहानाम च प्रदेशेषु। और च का प्रसंग जहां पर भी आएगा वहां पर समास होगा विद्यार्थियों द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व का जो सूत्र है वह क्या है? चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। वहां पर दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उन्हें जोड़कर या योजन करके लिखने की जो प्रक्रिया है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत होती है। तो इसका विग्रह क्या होगा? अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्यस्य गुहानाम च प्रदेशेषु। समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अब विद्यार्थियों एक बार पुनः इन्हें देख लेते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः, उत्सर्गस्य परंपरायाः षष्ठी तत्पुरुष समास। कुशल सेनानी, कुशलः सेनानी, कर्मधार्यः। परिस्थिति वसाद, परिस्थितेः वसाद, पंचमी तत्पुरुषः। हस्तच्युतान, हस्तादच्युतान, पंचमी तत्पुरुषः। सुवर्ण पात्रेषु, सुवर्णस्य पात्रेषु, षष्ठी तत्पुरुषः। जनक्षतिः, जनानां क्षति, षष्ठी तत्पुरुषः। स्थापत्य कला, स्थापत्यस्य कला, षष्ठी तत्पुरुषः। असावधानतया, न सावधानतया, नय तत्पुरुषः। और अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्यस्य गुहानां च प्रदेशेषु द्वंद्वः समास है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और नए तत्पुरुष और द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं उनको समझा, उनको विग्रह करने का प्रयास यहाँ पर किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे का जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। अधोलिखितान पदान आधारीकृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत। अधोलिखित जो पद हैं उनके आधार पर वाक्य का निर्माण करो, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो पद हमारे पास में क्या है और एक उदाहरण दिया हुआ है, पदम पदम यहाँ पर लिखना है और वाक्यम जो पद दिया हुआ है उसके आधार पर वाक्य बनाकर हमें आगे की ओर लिखना है। उदाहरण दिया हुआ है कुशल सेनानी और वाक्य किस प्रकार से बनाना है? इस पद का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनाया हुआ है उदाहरण में? प्रतापः कुशल सेनानी आसीत्, प्रताप कुशल सेनानी थे। इस प्रकार से अब हमें पद दिया हुआ है राजान है, सेनया, कुशला, सार्थकम, निकषा, स्थापत्यम, जननायक है। इन पदों के आधार पर हमें यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। चलिए एक एक पद को लेते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। उदाहरण को हमने देख लिया था कुशल सेनानी, उसके पश्चात चलते हैं राजानः। तो राजानः विद्यार्थियों बहुवचन का रूप है, राजा, राजानौ, राजानः। इस प्रकार से तो पद बनेगा हमारे पास में अनेके राजानः प्रतापस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। अनेक राजाओं ने प्रताप का आधिपत्य स्वीकार किया। इस प्रकार से हमारा यह अर्थ होगा। प्रतिज्ञाम, प्रतापः प्रतिज्ञाम कृतवान, प्रताप ने प्रतिज्ञा की। सेनया, सेनया क्या है विद्यार्थियों? तृतीया का है। तो
पद क्या बनाएंगे हम, सेनया, सेनया पद से हम क्या वाक्य बनाएंगे, प्रतापः सेनया सह युद्ध क्षेत्रम गच्छति, प्रताप सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सह है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। के साथ जिसका अर्थ होता है वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, और वहां पर सह अव्यय का यदि अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पर जो पूर्व में के साथ अर्थ लगाया हुआ है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या अर्थ लगाया था, सेना के साथ, तो सेनया के अंदर क्या विभक्ति लगी है, तृतीय विभक्ति। कुशला, तो प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। सार्थकम, प्रतापस्य जीवनम सार्थकम अस्ति, प्रताप का जीवन सार्थक है। निकषा, निकषा एक अव्यय है विद्यार्थियों, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ग्रामम निकषा, गांव के पास, मम विद्यालय विद्यते, मेरा विद्यालय है। निकषा के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति, और निकषा से क्या तात्पर्य है, पास। तो ग्रामम निकषा, गांव के पास, मम विद्यालय विद्यते, मेरा विद्यालय है। स्थापत्यम, जयपुर नगर से स्थापत्यम प्रसिद्धम अस्ति, जयपुर नगर का स्थापत्य प्रसिद्ध है। जननायक, महात्मा गांधी जननायक अभवत, महात्मा गांधी जननायक हुए। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद दिए हुए थे उन पदों के आधार पर हमने यहाँ पर वाक्य का निर्माण किया है, वाक्य की रचना की है। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र में भी आपके इसी प्रकार से पद दिए हुए होंगे, उन पदों के आधार पर आगे हमें वाक्य का निर्माण वहां पर करना है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितेषु यथा निर्देशम विभक्ति परिवर्तनम कुरुत, अधोलिखित निर्देश के अनुसार विभक्ति परिवर्तन करो। अब विद्यार्थियों हमारे पास में कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों के आधार पर आगे एक निर्देश दिया हुआ है, उस निर्देश के अनुसार हमें वहां पर विभक्ति का परिवर्तन करना है। देखिए पद क्या है हमारे पास में, उदाहरण में सेनया। अब जो सेनया है वह सेनया है विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति और एक वचन का, लेकिन इन्होंने कहा कि अब आप इस सेनया को सप्तमी विभक्ति के एक वचन में परिवर्तित कर दो। तो हमने वहां पर क्या कर दिया, सेनायाम, इस प्रकार से हमें वहां पर परिवर्तन करना है। मम राजानः तेन श्रेष्ठी शत्रुभि कर्ता, इस प्रकार से हमारे पास में पद हैं, उन पदों को हमें परिवर्तित करना है। देखिए आगे की ओर देखते हैं। सेनया, सेनया को हमने परिवर्तित कर दिया था किसके अंदर, सेनायाम, जो कि है सप्तमी विभक्ति और एक वचन का। अब विद्यार्थी हमारे पास में मम है। मम मूल रूप से अस्मद शब्द का है, अहम आवाम वयम माम अवान अस्मान, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और जो मम है उस अस्मद का ये कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में उसको परिवर्तित करो। राजानः मूल रूप से राजन शब्द है, राजा राजाना और राजाना है, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब इसको हमें बदलना विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति और एक वचन के अंदर। तो तृतीय विभक्ति एक वचन के अंदर इसका रूप क्या आता है, राज्ञा, इस प्रकार से हमने वहां पर इसका परिवर्तित किया है। तेन तद शब्द है विद्यार्थियों, श तौ ते तम तौ तान तेन, यह तृतीय विभक्ति एक वचन का है। इसे हमें किस में बदलना है, पंचमी विभक्ति और एक वचन में। तो वहां पर क्या आएगा, तस्मात्। श्रेष्ठी मूल रूप से श्रेष्ठीन शब्द है, उसे किस में बदलना है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में। अब वहां पर पद क्या बनेगा, श्रेष्ठिनः। शत्रुभिः तृतीय विभक्ति और बहुवचन, इसको किस में बदलना है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन के अंदर। हमारे पास में पद क्या आएगा, शत्रुणाम। कर्ता, कर्ता को किसके अंदर बदलना है विद्यार्थियों, मूल रूप से कर्तरी पद शब्द है जिसको हमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन के अंदर बदलना है, और वहां पर पद क्या बनता है, कर्तरी, इस प्रकार से। चलिए विद्यार्थियों अगले के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि वहां पर क्या है। उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमें समझने की आवश्यकता भी अधिक है। चलिए विद्यार्थियों उदाहरण देखते हैं। प्रताप है कदापि, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, प्रताप है कदापि न स्वीकृतवान। अब यहाँ पर दिया हुआ है पराजय है। अब पराजय पद का प्रयोग करते हुए, उसका शुद्ध प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। सर्वप्रथम इसका अर्थ देखते हैं। प्रताप ने कभी भी रिक्त स्थान न स्वीकृतवान, अगर पराजय को लेते हैं तो क्या हिंदी अनुवाद करेंगे इसका, प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया।
कोश आ रहा है वहां पर विद्यार्थियों। अब यदि अगर हम कारक का अध्ययन करते हैं तो वहां पर देखते हैं कर्ता ने कर्म को, अर्थात वहां पर को अर्थ के अंदर द्वितीय विभक्ति आती है। तो अब वहां पर पराजय की द्वितीय विभक्ति हम वहां पर लिखेंगे तो क्या होगा पद, प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से वहां पर पद होता है। चलो, जो हमारे पास में आगे के जो वाक्य हैं उनको हम उसी प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। जो हमें सरलतम तरीका है वही हमें अपनाना है और उसी के आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न है उनको हल करना है। देखिए विद्यार्थियों, प्रभो, हे प्रभु, अहम में सेवक है, आगे क्या लिखा हुआ है, भवद वंश है, आपके वंश का। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या कहेंगे, हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूं। तो आपके वंश का, तो वहां पर क्या है विद्यार्थियों, का अर्थात संबंध की बात हो रही है, तो विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, यहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। तो क्या लिखेंगे वहां पर, भवद वंशस्य सेवकः। प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना, पर्वतीय युद्धम, यहां पर लिखा हुआ है कुशला आसीत, प्रताप की सेना कुशल थी, किसमें, पर्वतीय युद्धों में। और वहां पर विद्यार्थियों अधिकरण में पेपर के स्थान में पेपर के आधार पर हम वहां पर कौन सी विभक्ति ले सकते हैं, सप्तमी विभक्ति। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा, प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। देखिए अगला, राजान है, राजा ने सर्वथा विमुखा आसन, देश रक्षा कर्तव्य। तो राजा, राजा है बहुवचन है विद्यार्थी, तो राजा, राजाना और राजाना, इस प्रकार से ये बहुवचन है। तो राजा देश कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए या थे, इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब यहां पर अलग होने की बात आ रही है, तो अलग होने के अर्थ में विद्यार्थियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने देखा होगा या सुना होगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। इस प्रकार से जहां पर भी अलग होने का प्रसंग हो वहां पर कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति वहां पर आती है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो देश रक्षा कर्तव्याद, वहां पर पंचमी विभक्ति का हमने वहां पर प्रयोग किया है। प्रतापः हस्तच्युतान प्राप्तुम चिंतनम अकरोत। तो दुर्ग यहां पर दिया हुआ है, प्रताप ने हाथ से निकले हुए दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ किया या विचार आरंभ किया। इस प्रकार से इसका है, तावत भोजनम न करिष्यामि, तब तक भोजन नहीं करूंगा, सुवर्ण पात्रम, सोने के पात्रों में। तो वहां पर भी वही है विद्यार्थियों, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सुवर्ण पात्रेषु। चलिए इसको पूर्ण रूप से हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, द्वितीय विभक्ति, प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। प्रभो अहम भवद वंशस्य सेवकः, प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। राजा न स्वकर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन, राजा अपने देश रक्षा कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए या थे। प्रताप हस्तच्युतान दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम अकरोत, प्रताप ने हाथ से निकले हुए दुर्गों को पुनः प्राप्त करने के लिए विचार आरंभ किया। को अर्थ में कर्ता ने कर्म को अर्थ में हमने यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग किया है, दुर्गान। तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं सोने के पात्रों में, अधिकरण में पेपर के आधार पर सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ लिया गया है। अब विद्यार्थियों हम उसका एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं कि कर्ता के अर्थ में कौन कौन सी जो चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर और संबोधन एहरे, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख अंतिम प्रश्न है। उस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि अधोलिखितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, अधोलिखित उत्तरों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करो। उत्तर दिए हुए हैं और उनके आधार पर हमें वहां पर प्रश्न का निर्माण करना है। अब विद्यार्थी प्रश्न निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम सामान्य तौर पर समझते हैं और फिर यहाँ पर प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण के हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम किम जो सर्वनाम शब्द है उसके पदों के आधार पर यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, अथवा किसी अव्यय का प्रयोग करके हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जो भी सुविधा हमें ठीक लगे या उचित लगे, अव्यय का अगर प्रयोग करके प्रश्न निर्माण हो रहा है तो हम अव्यय का प्रयोग करेंगे, अगर अव्यय से नहीं हो रहा तो हम किम सर्वनाम के जो पद हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में पहला जो उदाहरण दिया हुआ है वह क्या है,
वीराणाम सुदीर्घा परंपरा कस्य विद्यते, वीरों की सुदीर्घ परंपरा किसकी है। तो यहां पर पहले उत्तर दिया हुआ है, पहले उत्तर को पढ़ना है, फिर उसके पश्चात प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के वीरों की सुदीर्घ अर्थात बहुत लंबी परंपरा है। तो मेवाड़ राज्य के जो सिसोदिया वंश है उसके वीरों की लंबी परंपरा है। इस प्रकार से हमारे पास में उत्तर है। अब विद्यार्थी यहां पर इन्होंने उदाहरण में प्रश्न बनाया है कस्य, कस्य से तात्पर्य है किस की, अर्थात मेवाड़ राज्य में सुदीर्घा परंपरा कस्य विद्यते, मेवाड़ राज्य में सुदीर्घ परंपरा किसकी है। तो यहां पर इन्होंने इसके आधार पर प्रश्न निर्माण किया है और इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, यहां पर षष्ठी विभक्ति है। वहां पर किम सर्वनाम का जो पद है षष्ठी विभक्ति का, उसका प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण किया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो उत्तर दिए हुए हैं उन उत्तरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, एक एक उत्तर लेते हैं और उसके आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं। हमारे पास में हमने इस उदाहरण को देख लिया है। द्वितीय की ओर बढ़ते हैं हम। हमारे पास में क्या है, प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। प्रताप का जन्म विक्रमी संवत 1597 वर्ष में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। अब विद्यार्थी यहां पर समय दिया हुआ है। अब इस समय को यदि अगर हम प्रश्न निर्माण में लेते हैं तो वहां पर लिखते हैं कदा अव्यय का प्रयोग करते हुए, तात्पर्य है कब। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, प्रताप का जन्म कब हुआ। इस प्रकार से हम सीधा प्रश्न बनाएंगे। तो जो समय है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, कदा। तो प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न है अगला जो उत्तर है उसको देखते हैं। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अब इसको दो तीन तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं कि प्रताप के, तो किसके राज्यकाल में अकबर इस नाम का शासक था, या प्रताप के राज्यकाल में कौन शासक था। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, कस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रतापस्य राज्यकाले कः नामकः मुगल शासकः आसीत्। इस प्रकार से अलग अलग तौर पर हम किम जो सर्वनाम है उसके पदों का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न बनाया हुआ है प्रतापस्य राज्यकाले कः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में कौन मुगल शासक था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न बनाया है। चलिए अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रश्न क्या बना सकते हैं, किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया, या प्रताप ने कहां पर अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रश्न क्या बनाया है, प्रतापः कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। प्रताप ने कहां पर अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। और अगला प्रश्न क्या बना सकते हैं, कह लिखते हुए कह हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अगला है विद्यार्थी हमारे पास में वाक्य, प्रतापाय भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तवान। प्रताप के लिए भामाशाह ने बहुत सारा धन दिया। अब प्रश्न क्या बना सकते हैं हम, किसके लिए भामाशाह ने अत्यधिक धन दिया, या प्रताप के लिए किसने अत्यधिक धन दिया, या प्रताप के लिए भामाशाह ने क्या दिया। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। प्रतापाय कह प्रभुतम धनम दत्तवान, यहाँ पर हमने प्रश्न बनाया है प्रताप के लिए किसने अत्यधिक धन दिया। विद्यार्थियों, ये परिस्थिति तभी आती है जब हमें यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि स्थूल पद के आधार पर या रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। हमें यहाँ पर यह बताया नहीं गया है, इसलिए हम किसी भी पद को लेकर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रतापः कुत्र स्वराजधानीम अकरोत्, इसका उत्तर हमें सर्वप्रथम अध्ययन करना है, फिर उसके पश्चात प्रश्न निर्माण करना है। प्रतापः चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्, प्रताप ने चावंड नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई या की। तो प्रश्न क्या बनेंगे इस प्रकार से, किसने चावंड नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई, या प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ पर यदि अगर प्रताप के स्थान पर प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कह चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्, या चावंड किस स्थान पर, तो वहां पर लिखेंगे हम कुत्र
तो प्रतापः कुत्र स्वराजधानीम अकरोत्, प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी की या बनाई। इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो उत्तर दिए हुए थे उन उत्तरों के आधार पर हमने यहाँ पर प्रश्न निर्माण किया है। और प्रश्न निर्माण जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि निम्न पद पर, स्थूल पद पर या अधो रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण करना है, तब तक हम किसी भी पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, हमारा प्रश्न निर्माण पूर्ण होगा। विद्यार्थी यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। यदि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ होगा तो वह प्रश्न नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा पाठ है वह पूर्ण होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।